आपका स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो शायद अभी आपके हाथ में है या जेब में, आपका स्मार्टफोन। हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये बस एक फोन से ज्यादा कैसे बन गया? इसकी कहानी क्या है और ये कैसे हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन गया? बिल्कुल। आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे कुछ शुरुआती बड़े और भारी डिवाइसेस से आज के पतले पावरफुल स्मार्टफोन तक का सफर तय हुआ। हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों की सोच, उनके बीच की होड़ और उन आइडियाज की कहानी है जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि इस चर्चा के बाद हम अपने फोन को सिर्फ एक गैजेट की तरह ना देखें, बल्कि एक पूरे इतिहास, कई तकनीकों के संगम और यहाँ तक कि कुछ सामाजिक सवालों के आईने की तरह देखें। सही? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये स्मार्टफोन आखिर स्मार्ट कैसे बना? एक आम मोबाइल फोन और इसमें बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, बड़ा फर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस और ऐप्स में है। स्मार्टफोन एक ऐसे ओएस पर चलता है जो बाहरी डेवलपर्स को भी इसके लिए ऐप्स बनाने की इजाज़त देता है। अच्छा। यही ऐप्स फोन की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लगभग एक छोटे कंप्यूटर जैसा। साथ में टच स्क्रीन, अच्छा कैमरा, पूरा इंटरनेट ब्राउज़र, ये सब मिलकर इसे स्मार्ट बनाते हैं। लेकिन ये सब एक डिवाइस में लाना आसान नहीं रहा होगा। सुना है शुरुआती कोशिशें थोड़ी अजीब थीं। बिल्कुल। 90s के दशक में कोशिशें हुई, जैसे IBM का साइमन, उसे शायद पहला स्मार्टफोन कह सकते हैं। कैलेंडर, ईमेल जैसी चीज़ें थी। लेकिन सोचिए, आधा किलो वजन, 8 इंच लंबाई, बैटरी सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा बस? हाँ, और कनेक्टिविटी भी बड़ी समस्या थी। ये दिखाता है कि सपना तो था, पर टेक्नोलॉजी तैयार नहीं थी। आधा किलो, आज तो सोच भी नहीं सकते। और उस समय यूरोप में कुछ अलग हो रहा था कनेक्टिविटी को लेकर। हाँ, यूरोप ने GSM स्टैंडर्ड अपनाया, जो एक 2G तकनीक थी। इससे नोकिया, एरिक्सन जैसी कंपनियों को फायदा हुआ, क्योंकि वो एक ही फोन कई देशों में बेच सकती थी। अच्छा, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी था? बहुत जरूरी है। नोकिया का कम्युनिकेटर 1996 याद है? हाँ, वो जो खुल जाता था। वही, बंद होने पर फोन, खुलने पर मिनी कंप्यूटर जैसा कीबोर्ड वाला। ये यूरोप में चला, पर अमेरिका में नहीं। एरिक्सन ने तो 2000 में अपने फोन R380 को बाकायदा स्मार्टफोन कहा था। इसी दौरान अमेरिका में पाम पायलट जैसे PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लोकप्रिय थे। उन्होंने कैसे इस कहानी को आगे बढ़ाया? पाम पायलट बनाने वालों को समझ आ गया था कि भविष्य में PDA और फोन एक हो जाएंगे। मतलब एक ही डिवाइस में सब कुछ। बिल्कुल। उन्होंने हैंडस्प्रिंग कंपनी बनाकर ट्रियो फोन निकाले। ट्रियो की खास बात थी ऐप्स पर जोर देना। हजारों ऐप्स उपलब्ध थे। हजारों ऐप्स उस जमाने में? ये तो बड़ी बात थी। बिल्कुल, जो उस जमाने में क्रांति जैसा था। इसने दिखाया कि फोन सिर्फ बात करने या मैसेज करने से कहीं ज्यादा कर सकता है, अगर सही सॉफ्टवेयर हो। तो धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही थी। एक तरफ ट्रियो ऐप्स पर जोर दे रहा था, दूसरी तरफ ब्लैकबेरी ईमेल में माहिर था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या सीन था? मतलब कौन कंट्रोल करना चाहता था फोन के दिमाग को? अरे वो तो बड़ी लड़ाई थी। फोन बनाने वाली कंपनियां जैसे नोकिया, एरिक्सन, मोटोरोला नहीं चाहती थीं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी उनके फोन का OS कंट्रोल करे। अच्छा, मतलब अपनी आजादी बनाए रखना चाहते थे। हाँ, इसीलिए उन्होंने मिलकर सिम्बियन OS बनाया। ये यूरोप में काफी चला, खासकर नोकिया के साथ। उधर माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी विंडोज मोबाइल के साथ कोशिश कर रहा था कंप्यूटर जैसा अनुभव फोन पर लाने की। टक्कर थी मतलब? जोरदार। ये असल में फोन के भविष्य पर कंट्रोल की लड़ाई थी। और जापान तो हमेशा से मोबाइल टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। सही कहा। एनटी डोकोमो ने 1999 में ही आई मोड लॉन्च कर दिया था। आई मोड? वो क्या था? ये मोबाइल पर इंटरनेट कंटेंट एक्सेस करने का एक आसान तरीका था। उस जमाने में जब फोन पर वेब ब्राउजिंग बहुत मुश्किल थी, वेबसाइट्स कंप्यूटर के लिए बनी थी, फोन पर ठीक से खुलती नहीं थी। हाँ, याद है, बहुत स्लो और अजीब सा होता था। बिल्कुल, आई मोड ने इसे आसान बनाया। उन्होंने बैंकिंग, न्यूज, गेम्स जैसी सेवाएं दी। जापान में जबरदस्त हिट हुआ, पर दुनिया में नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? इसे गैलापागोस इफेक्ट कहते हैं। कोई चीज अपने माहौल में इतनी सफल हो जाए कि बाहर काम न करे। हर बाजार की अपनी चाल होती है, अपना इकोसिस्टम होता है। दिलचस्प। और फिर आया 2007, आईफोन। इसने तो जैसे पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। क्या था उसमें जो इतना अलग था? आईफोन ने कई चीजें पहली बार सही तरीके से की। सबसे बड़ी बात थी मल्टी टच स्क्रीन।
उंगलियों से पिंच करके जूम करना, स्वाइप करना, ये एकदम नया अनुभव था। हाँ, वो तो जादू ही लगता था शुरू में। बिल्कुल। फिर एक असली वेब ब्राउज़र जो वेबसाइट्स को लगभग कंप्यूटर जैसा दिखाता था, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS बहुत स्मूथ और आसान था। पहली बार लगा कि इंटरनेट सचमुच आपकी जेब में है, बिना किसी समझौते के। इसका असर बाकी बड़ी कंपनियों पर क्या पड़ा? क्या वो समझ पाई कि क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। नोकिया, ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट सब हैरान थे, लेकिन शुरू में उन्होंने इसे कम आंका। कम आका मतलब? माइक्रोसॉफ्ट के तत्कालीन सीईओ स्टीव बाल्मर ने तो मजाक उड़ाया था कि बिना कीबोर्ड के कौन ईमेल करेगा। नोकिया और आरआईएम, ब्लैकबेरी के सीईओज ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा ये बस एक महंगा खिलौना है। अरे, ये तो बड़ी भूल थी। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे स्थापित कंपनियां बड़े बदलावों को पहचानने में चूक जाती हैं। और फिर आया ऐप स्टोर। ये भी तो एक बड़ा कदम था। हाँ, हालांकि कहते हैं स्टीव जॉब्स शुरू में इसके खिलाफ थे, वो पूरा कंट्रोल चाहते थे। लेकिन 2008 में ऐप स्टोर लॉन्च हुआ और ये गेम चेंजर साबित हुआ। गेम चेंजर कैसे? इसने डेवलपर्स के लिए एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी और यूजर्स के लिए फोन की उपयोगिता असीमित कर दी। गेम्स, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी सब कुछ ऐप्स के जरिए फोन पर आ गया। आईफोन के जवाब में गूगल एंड्रॉयड लेकर आया। उसकी क्या कहानी थी? वो कैसे अलग था? गूगल ने 2005 में एंड्रॉयड नाम की एक छोटी सी कंपनी खरीदी थी। उनका मकसद था एक ऐसा ओएस बनाना जो गूगल की सेवाओं, सर्च, मैप्स, जीमेल के साथ गहराई से जुड़ा हो। अच्छा, गूगल का अपना इकोसिस्टम। हाँ, उनका पहला फोन T-Mobile G1 2008 आईफोन जितना स्लिक नहीं था, उसमें फिजिकल कीबोर्ड भी था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि G1 असल में गूगल का प्लान बी था। प्लान बी? हाँ, उनका पहला प्रोटोटाइप ब्लैकबेरी जैसा था, पर आईफोन देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि टच स्क्रीन ही भविष्य है, और उन्होंने G1 पर तेजी से काम किया। मतलब आईफोन ने उन्हें रास्ता दिखाया एक तरह से। कह सकते हैं एंड्रॉयड का फलसफा एप्पल से बिल्कुल अलग था। खुला, ओपन। कोई भी कंपनी इसे इस्तेमाल कर सकती थी। डेवलपर्स आसानी से ऐप बना सकते थे। ये एप्पल के वॉल्ड गार्डन मॉडल के एकदम विपरीत था। इस आईफोन और एंड्रॉयड की टक्कर ने तो बाजार का नक्शा ही बदल दिया। पुरानी दिग्गज कंपनियां कहाँ गईं? नोकिया, ब्लैकबेरी? कई टिक नहीं पाई। ब्लैकबेरी ऐप्स और टच स्क्रीन की दौड़ में पिछड़ गया। हाँ, उनका फोकस ईमेल पर ही रह गया शायद। बिल्कुल। पाम को एचपी ने खरीदा, पर वो भी नाकाम रहा। नोकिया, जो कभी फोन का बादशाह था, सिमियन के साथ पीछे रह गया और आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक गया। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में अगर आप तेजी से नहीं बदले तो आप बाहर हो जाते हैं। और इसी उथल-पुथल में सैमसंग एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा। बिल्कुल, सैमसंग ने मौके का फायदा उठाया। वो फास्ट फॉलोअर बने। फास्ट फॉलोअर मतलब? यानी दूसरों के हिट आइडिया जैसे बड़ी टच स्क्रीन को जल्दी से अपनाकर अपनी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से बड़े पैमाने पर फोन बनाकर और भारी मार्केटिंग करके बाजार पर छा गए। अच्छा, कॉपी करके और बेहतर बना के। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी गैलेक्सी एस सीरीज सीधी आईफोन को टक्कर देने लगी। उनकी ताकत थी हर कीमत पर फोन बनाना और एंड्रॉयड के खुलेपन का फायदा उठाना। तो आज मुख्य लड़ाई एप्पल आईओएस और गूगल एंड्रॉयड के इकोसिस्टम के बीच है। इनके पैसे बनाने के तरीके भी अलग हैं। हाँ बिल्कुल, एंड्रॉयड का मार्केट शेयर ज्यादा है क्योंकि कई कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। गूगल का मुख्य पैसा फोन बेचकर नहीं, बल्कि एंड्रॉयड के जरिए अपनी सेवाओं, सर्च, यूट्यूब, मैप्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर और विज्ञापन से आता है। डेटा और एड्स का खेल। बिल्कुल। दूसरी तरफ एप्पल का मुख्य बिजनेस महंगे आईफोन्स और आईपैड्स बेचना है। ऐप स्टोर उनके लिए कमाई का जरिया तो है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों को अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इकोसिस्टम में बनाए रखना। एप्पल प्रीमियम अनुभव और कंट्रोल पर जोर देता है, जबकि एंड्रॉयड चुनाव और खुलेपन पर। इस लड़ाई में ये पेटेंट के मुकदमे क्यों इतने चलते हैं? स्लाइड टू अनलॉक जैसी चीजों पर भी। पेटेंट इस इंडस्ट्री की जंग का एक बड़ा हथियार है। कंपनियां डिजाइन जैसे गोलको ने, टेक्नोलॉजी जैसे टच स्क्रीन जेस्चर या सॉफ्टवेयर फीचर को पेटेंट कराती हैं। अच्छा। फिर अगर लगता है कि कोई नकल कर रहा है तो करोड़ों अरबों डॉलर के मुकदमे ठोक देती हैं, जैसा एप्पल और सैमसंग के बीच सालों चला। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि कंपटीशन को धीमा करने और अपनी इनोवेशन को सुरक्षित रखने की रणनीति भी है। अच्छा, ये तो हुई बाजार की बात। लेकिन एक फोन बनता कैसे है? पर्दे के पीछे क्या चलता है? डिजाइन वगैरह। डिजाइन प्रक्रिया बहुत गोपनीय होती है। कंपनियां ट्रेंड्स देखती हैं, फिर डिजाइनर टेक्नोलॉजी और मटेरियल को ध्यान में रखकर आइडिया बनाते हैं। कभी-कभी प्रेरणा प्रकृति से भी ली जाती है, जैसे सैमसंग ने गैलेक्सी S3 के लिए पानी की लहरों से प्रेरणा ली।
पर ये मुश्किल काम होगा ना? बहुत ज्यादा मुश्किल। सोचिए, एक पतली सी डिवाइस में कितनी चीजें फिट करनी है। बॉडी, स्क्रीन, प्रोसेसर, दिमाग, कैमरा, स्पीकर, माइक, बैटरी, कई तरह के सेंसर्स, एंटेना। बाप रे, कितनी चीजें! और ये सब मिलकर अच्छे से काम करें, फोन गर्म न हो, बैटरी चले, गिरने पर टूटे नहीं और दिखने में भी सुंदर हो। खासकर बैटरी लाइफ और फोन को पतला रखने के बीच हमेशा एक खींचतान चलती है। और फोन के अंदर सबसे महंगे पुर्जे कौन से होते हैं? अगर आप फोन को खोलकर देखें, जिसे टेयर डाउन कहते हैं, तो आमतौर पर डिस्प्ले, स्क्रीन और प्रोसेसर सबसे महंगे होते हैं। मेमोरी चिप्स, रैम और स्टोरेज भी कीमत का बड़ा हिस्सा होते हैं। प्रोसेसर में क्वालकॉम जैसी कंपनियां बड़ी हैं, डिस्प्ले और मेमोरी में सैमसंग और दूसरी एशियाई कंपनियां। एप्पल के बारे में कहते हैं कि वो बनाते कुछ नहीं, बस डिजाइन और मार्केटिंग करते हैं और सारा मुनाफा ले जाते हैं। काफी हद तक ये सही है। एप्पल डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करता है। ये वैल्यू चेन के सबसे मुनाफे वाले हिस्से हैं। अच्छा। पुर्जे बनवाने और फोन असेंबल करवाने का काम वो दूसरी कंपनियों से करवाते हैं, जैसे ताइवान की फॉक्सकॉन, जिनकी फैक्ट्रियां मुख्य रूप से चीन में हैं। अपनी बड़ी खरीद शक्ति का इस्तेमाल करके वो कम दाम पर ये काम करवाते हैं। तो बनाने वालों को कम मिलता है? हाँ, आईफोन बनाने की कुल लागत का एक छोटा हिस्सा ही उन कंपनियों को मिलता है जो असल में पुर्जे बनाती या जोड़ती हैं, जबकि मुनाफे का बड़ा हिस्सा एप्पल के पास अमेरिका जाता है। फोन बनाने में एक और गंभीर मुद्दा उठता है, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स का। ये क्या बला है? स्मार्टफोन में कुछ जरूरी धातु लगते हैं, टैंटलम, टिन, टंगस्टन और सोना। इनमें से कुछ अफ्रीका के कॉन्गो जैसे युद्धग्रस्त इलाकों से आते हैं। ओहो। जहां हथियारबंद समूह इन खनिजों के व्यापार से पैसा कमाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। एक फोन में इनकी मात्रा भले ही कम हो, पर करोड़ों फोन बनने से ये एक बड़ी नैतिक समस्या बन जाती है। तो कंपनियां क्या कर रही हैं इसके बारे में? अब कानूनों के चलते कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन को साफ रखें, पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि खनिज कहां से आ रहा है। और ये फोन बनते कहाँ हैं? उन फैक्ट्रियों में माहौल कैसा होता है? ज्यादातर फोन चीन में विशालकाय फैक्ट्रियों में असेंबल होते हैं, जैसे फॉक्सकॉन सिटी, जो अपने आप में एक शहर जैसा है। वहां लाखों मजदूर काम करते हैं। लाखों? हाँ, और अक्सर काम करने की स्थितियां बहुत कठिन होती हैं। बहुत लंबे काम के घंटे, कम वेतन, दोहराव वाला उबाऊ काम, मजदूरों के अधिकारों के हनन और मानसिक तनाव की खबरें भी आती रही हैं। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। कंपनियां ऑडिट करवाती हैं और सुधार का दावा करती हैं, पर मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि जमीनी हकीकत अभी भी चिंताजनक है, खासकर जब नए मॉडल लॉन्च का दबाव होता है। फोन हाथ में आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। मोबाइल प्लान्स और बिल समझना भी एक सिरदर्द है। हाँ, कंपनियां अक्सर हमें महंगे या जटिल प्लान्स में उलझा देती हैं। अनलिमिटेड डेटा प्लान्स अब कम मिलते हैं। ज्यादातर डेटा की सीमा होती है, जिसके पार जाने पर भारी चार्ज लगता है। हाँ, वो तो पता ही नहीं चलता कब डेटा खत्म हो गया। सही कहा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। फोन को किसी खास नेटवर्क से लॉक रखने का चलन भी रहा है, ताकि ग्राहक बंधा रहे। हालांकि अब फोन अनलॉक करवाना थोड़ा आसान हुआ है। और ये जो हर साल नया मॉडल आ जाता है, क्या कंपनियां जानबूझकर पुराने फोन को बेकार कर देती हैं ताकि हम नया खरीदें, जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं? इस पर बहुत बहस है। नए मॉडल में थोड़े बेहतर फीचर होते हैं। पुराने फोन को रिपेयर करना मुश्किल या महंगा हो सकता है, और सॉफ्टवेयर अपडेट बंद होने से वो धीमे लगने लगते हैं। तो जानबूझकर करते हैं या नहीं? कहना मुश्किल है। ये इनोवेशन को रफ्तार देता है, पर इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट का पहाड़ खड़ा हो रहा है। ई वेस्ट? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ जाता है ये सारा कचरा? हर साल लाखों टन ई वेस्ट पैदा होता है, जिसमें पुराने फोन बड़ी तादाद में होते हैं। दुखद बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा अवैध रूप से विकासशील देशों में भेज दिया जाता है, जैसे चीन या घाना में। वहाँ क्या होता है इसका? वहाँ बहुत ही असुरक्षित तरीकों से, बिना किसी सुरक्षा के, गरीब मजदूर, अक्सर बच्चे भी इसे तोड़कर या जलाकर कीमती धातु निकालते हैं। इससे भयानक प्रदूषण फैलता है और उनकी सेहत तबाह होती है। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, जिम्मेदार रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। सेहत की बात करें तो फोन रेडिएशन और कैंसर का डर भी सालों से है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दशकों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इस बात पर एकमत नहीं है कि फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी RF एनर्जी से कैंसर का सीधा खतरा है। बड़े अध्ययनों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। तो मतलब डरे या नहीं? WHO की एजेंसी ने इसे संभवतः कैंसरकारी कहा है, उसी कैटेगरी में जिसमें कॉफी है। अच्छा, कॉफी वाली कैटेगरी में। हाँ, मतलब थोड़ा शक है, पर पक्के सबूत नहीं। सार वैल्यू फोन से निकलने वाली एनर्जी को मापती है।
पर वो लैब की अधिकतम सेटिंग में होती है। असल इस्तेमाल में फोन कम एनर्जी छोड़ते हैं। कुल मिलाकर अभी तक कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है, पर रिसर्च जारी है। रेडिएशन के अलावा फोन की लत भी तो एक हकीकत बनती जा रही है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। बार बार फोन चेक करना, नोटिफिकेशन ना आने पर बेचैनी, सोशल मीडिया या गेम्स में घंटों खोए रहना, जिससे असल जिंदगी प्रभावित हो, ये लक्षण है। ये तो दिखता है आजकल। इसे व्यवहारिक लत माना जा रहा है। कुछ देशों में इसे लेकर बाकायदा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, निजता, प्राइवेसी का। हमारे फोन हमारे बारे में कितना जानते हैं और वो जानकारी कहाँ जा रही है? ये शायद आज के डिजिटल युग का सबसे पेचीदा मुद्दा है। हमारे ऐप्स, हमारी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, हम क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं, सब ट्रैक करते हैं। सब कुछ? हाँ, बहुत कुछ। ये डेटा अक्सर विज्ञापन कंपनियों को बेचा जाता है ताकि हमें टारगेटेड ऐड दिखाए जा सकें। स्टोर में भी हमें ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल कंपनियां खुद भी गुमनाम तरीके से हमारा डेटा बेच सकती हैं। और सरकार? और फिर है सरकारी निगरानी। स्नोडन के खुलासों ने दिखाया कि कैसे सरकारें बड़े पैमाने पर फोन रिकॉर्ड्स जमा कर सकती हैं। पुलिस भी जांच के लिए लोकेशन डेटा या फोन की तलाशी की मांग करती है। कई बार हमारी सहमति के बिना या हमें पता चले बिना हमारी जानकारी का इस्तेमाल होता है। मौजूदा कानून अक्सर इस तेज टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाते हैं। ये तो डरावना है थोड़ा। चिंता की बात तो है। तो भविष्य में क्या उम्मीद करें? स्मार्टफोन किस दिशा में जा रहा है? कुछ दिलचस्प चीजें दिख रही हैं। मुड़ने वाले फोन, फोल्डेबल आ चुके हैं। पहनने वाले डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच और स्मार्ट ग्लास और बेहतर हो रहे हैं। वेरेबल्स। शायद भविष्य में फोन हमारी जेब में ना होकर हमारे शरीर का हिस्सा बन जाए। अरे वाह। सॉफ्टवेयर में AI असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी और स्मार्ट हो रहे हैं। वो शायद हमारे डिजिटल एजेंट बन जाएंगे जो हमारी जरूरतों को पहले से समझकर मदद करेंगे। एजेंट मतलब? सोचिए, आपका फोन खुद ही मीटिंग शेड्यूल कर दे, रास्ता बता दे और आपकी पसंद की खबरें चुनकर दे दे। लेकिन इससे निजता की चिंताएं और गहराएंगी। हाँ, वो तो है। क्या फोन बनाने के तरीके में भी कोई बदलाव आ सकता है? सुना है फेयरफोन जैसी कंपनियां कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, फेयरफोन एक छोटी डच कंपनी है जो ज्यादा नैतिक और टिकाऊ, सस्टेनेबल फोन बनाने की कोशिश कर रही है। नैतिक और टिकाऊ कैसे? वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री खनिज इस्तेमाल करने, फैक्ट्री में बेहतर माहौल देने और फोन को आसानी से रिपेयर करने लायक बनाने पर जोर देते हैं ताकि वो ज्यादा चले। वो अपने सप्लाई चेन के बारे में ज्यादा पारदर्शी भी हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये अभी छोटी पहल है, पर यह दिखाती है कि एक अलग रास्ता संभव है और ये बड़ी कंपनियों पर दबाव डाल सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने फोन को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखने की जरूरत है। तो ये थी स्मार्टफोन की दुनिया में हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे ये डिवाइस सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं, बल्कि व्यापार, डिजाइन, वैश्विक राजनीति और यहाँ तक कि नैतिकता से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हमने इसके सफर को देखा शुरुआती संघर्षों से लेकर आज के दबदबे तक। हमने समझा कि कैसे इसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। और साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो, सेहत की या हमारी निजता की। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और इसने आपको अपने फोन के बारे में थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर किया होगा। हमने कई पहलुओं को छुआ, इतिहास, तकनीक, बिजनेस, समाज पर असर। क्या कोई खास बात थी जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या सोचने लायक लगी? हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। क्या कोई ऐसा पहलू था जिसे आप और गहराई से समझना चाहेंगे, या कोई बात जो आपको लगता है हम बेहतर तरीके से समझा सकते थे? आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे ऐसी चर्चाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।